यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी गधे की तुलना जो है वो बैल से करते हुए कह रहे हैं कि बैल को भी हम उसी की संज्ञा देते हैं जैसे हम गधे की देते हैं। जैसे हम कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है तो उसे हम बैल की भी उपमा देते हैं, लेकिन बैल भी अपना क्रोध कभी कभी व्यक्त करता है, लेकिन जो गधा होता है वो कभी भी अपना क्रोध या कभी भी अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। उसके बाद उन्होंने हीरा और मोती दो बैलों की कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने मालिक से प्रेम करते थे और उन दोनों की मित्रता हीरा और मोती की ऐसी थी कि वो दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में ही बात करते थे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीति से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो गधा है उसका स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। जो बैल होता है वो जो कोई अगर सब बहुत अधिक मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसको हम बैल की उपमा भी देते हैं। बछिया का ताऊ बैल को ही कहा गया है, लेकिन जो बैल होता है वो अपना असंतोष प्रकट करता है, वो अड़ जाता है अगर उसे कार्य करने का मन ना हो, वो अपनी सींगें भी मारता है। लेकिन जो गधा है वो इन सबसे ऊपर है, उसका स्थान सबसे ऊंचा है। बैल का स्थान भी गधे से नीचा ही है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जूरी काची एक व्यक्ति है, दो बैलों का मालिक है, उसके बैलों का नाम हीरा और मोती है। दोनों पछई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो दोनों का जो पछई जाति के बैल थे, पछई पशुओं की एक जाति होती है, और वो दोनों बैल देखने में बहुत सुंदर थे। उनका डील डाल बहुत ही अच्छा था, बहुत हष्ट-पुष्ट बैल थे और दोनों बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते उन दोनों में इतना अच्छा भाईचारा हो गया था कि उनमें इतनी अच्छी मित्रता थी कि दोनों बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे और अपने विचारों का विनिमय आदान प्रदान मूक भाषा में ही मौन रहकर ही कर लेते थे। एक बैल दूसरे की बात को कैसे समझ जाता था ये नहीं कहा जा सकता। सामने देखकर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता कि वो किस तरह से दोनों आपस में अपनी बात को एक दूसरे से कर लेते थे। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि ऐसा लगता था कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य के पास भी नहीं है, कि मनुष्य कहता है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य भी इससे वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम व्यक्त करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि कभी कभी वो आमने सामने आकर अपनी सींगें भी मिलाते थे, पर लेकिन कभी क्रोध में नहीं। उनमें बहुत अधिक मित्रता थी और आत्मीयता के भाव से ही वो एक दूसरे से सींगें भी मिला लेते थे। यही वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि यही शायद एक दोस्ती की निशानी है कि उनमें बहुत अधिक प्रेम था जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मित्रता में कभी कभी लड़ाई भी होती है, पर वो जो लड़ाई होती है वो जो क्रोध के भाव से नहीं होती, एक दूसरे से बदला लेने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ एक आत्मीयता के भाव से होती है। प्रेम के कारण वो कभी कभी आपस में आमने सामने आकर सींग भी मिलाते थे।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या बैल में जोत दिए जाते, हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला-हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। फिर वो कह रहे हैं कि जब उन्हें गाड़ी में, हल में जोता जाता था, तो जब दोनों लोग आगे बढ़ते थे तो ये सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो हो वह मेरी गर्दन के ऊपर हो, मेरे ऊपर हो, और मेरे मित्र को ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते। फिर वो कह रहे हैं कि जब उनको शाम को या संध्या भोजन के समय खोला जाता था तो वो एक दूसरे की थकान एक दूसरे को चाट कर और चूम कर मिटा देते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब प्रेमचंद जी यहाँ उन दोनों की मित्रता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वो दोनों लोग एक ही साथ भोजन करते थे। जब नाद में खली भूसा उनके लिए पड़ता था तो दोनों लोग उसमें एक ही साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ खाते थे, और अगर एक मुंह निकाल लेता था उसमें से, नाद में से, तो दूसरा भी निकाल लेता था। अर्थात वो दोनों साथ साथ ही भोजन करते थे।